अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे 12 जुलाई को जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट की जाएँ, और इस हवाले से ये भी हदायत की गई थी कि 39 जो अरकान हैं उन्होंने पीटीआई से अपनी एफिलिएशन शो की है, और जो 41 आज़ाद अरकान है वो आइंदा 15 दिनों में अपनी जो एफिलिएशन है पार्टी के साथ वो शो करें, और उसके बाद मखसूस नशिस्तों का मसला हल किया जाए। इलेक्शन कमीशन को ये हदायत की गई थी। अब आज 19 जुलाई है और तकरीबन एक हफ़्ता गुजर चुका है और एक हफ़्ता उसका बाकी है। इस हवाले से 2 रोज़ा इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन ने उसमें मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया। उसके बाद जो अलामिया जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें एक तो ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद किया जाएगा, और लीगल टीम ने जो ब्रीफिंग दी है उस ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने लीगल टीम को ये भी कहा है कि अगर कोई नुक्ता ऐसा है जिस पर मज़ीद वज़ाहत चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। और साथ साथ जो एक तासुर था और फैसले में भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फ़ैसला था उसकी जो है तशरीह गलत की गई, उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ उस अलामिये में दिया है। आज के वीलाग में हम इस हवाले से तफसीली बात करेंगे, और आज के वीलाग में जावेद सुमरो हमें बताएंगे जो अलामिया जारी हुआ है उसमें मजमूई तौर पर क्या उससे तासुर जाता है, और इलेक्शन कमीशन का जो अलामिया जिसमें ये कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगा, तो कब तक वो अमल दरामद मुमकिन होगा। जावेद सुमरो, अलामिया आपने पढ़ा, जो चीज़ें सामने आई तो क्या कहेंगे। एक तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन कब और कैसे। फैसल देखें, आज का जो एलामिया है वो आपने बताया सारा, लेकिन इस एलामिया के हवाले से मैं बताऊं, उसमें एक चीज़ वाज़ेह तौर पर कही गई है कि वो अपनी लीगल टीम को ये कहा गया है कि अगर इस मामले के अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने नज़र आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राय ली जा सकती है, वो कानूनी टीम को उन्होंने हिदायत की है कि वो इस चीज़ को देखें। तो इस हवाले से मेरी कुछ सीनियर्स के साथ, कुछ अहम लोगों के साथ गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर हमें ये बताया कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है। तो उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन उसी फैसले को, जो जनवरी का फैसला है जिसके अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाला मामला था, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, पेशावर हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि पीटीआई ने गुज़िश्ता 5 साल के अंदर जो है अपना इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने उनसे जो बल्ले का निशान था, इंतखाबी निशान, वो ले लिया था। अब वो इंतखाबी निशान लेना तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कानूनी काम था, उन्होंने अपना कानूनी काम पूरा कर दिया। अब वो फैसला हाई कोर्ट से भी अपहेल्ड हुआ, सुप्रीम कोर्ट से भी अपहेल्ड हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब उस अपहेल्ड शुदा फैसले को आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने तो कह दिया कि जी पीटीआई एक सियासी जमात है, और थी और है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पीटीआई एक सियासी जमात है या नहीं है। वो ऑलरेडी पाकिस्तान के जो सियासी माहौल के अंदर पीटीआई की जमात जो एग्जिस्ट करती है। तो इस सूरत में लेकिन उनकी तरफ से जो सबसे बड़ी गलती थी वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराना थी। तो इलेक्शन एक्ट के तहत जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन सियासी जमात नहीं कराएगी, उसको सज़ा के तौर पर उनसे इंतखाबी निशान लिया जाता है, जो इलेक्शन कमीशन ने लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, पेशावर हाई कोर्ट ने अपील किया। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह से ये कह रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसी पॉइंट को दोबारा इलेक्शन कमीशन जो है कुछ ही दिनों के अंदर, या जैसे ही उनको डिटेल रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट की मिल जाएगी, डिटेल जजमेंट मिल जाएगी, उसमें रीजंस होंगे, उसको बुनियाद बनाकर दोबारा मुमकिन है कि एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में डाल दी जाए कि जी जिस पार्टी ने सियासी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे उसको हम किस तरह से निशान अलाट कर सकते थे। एक, जब उन सियासी जमात के लोग इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले चुके थे तो उनको हम किस तरह से मखसूस चीज़ें दे सकते हैं। तो ये एक जो डायलमा है वो ज़रूर पैदा होगा, और इलेक्शन कमीशन इस मामले पर दोबारा जो है वो रुजू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट से कि जी सुप्रीम कोर्ट हमारी इसमें गाइडेंस दे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दोबारा जाएगा। तो ये कहना कि जी फिलफोर जो मखसूस सीटें हैं वो तमाम की तमाम सीटें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी, तो मेरी मुताबिक यही है कि इतनी जल्दी ये सीटें उनको नहीं मिलती जब तक ये वाला मामला जो है, वो जो कानूनी तरीका है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कराने का, वो जब तक क्लियर नहीं होता।
اب اس میں میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اس معاملے پر سوچ رہی ہے کہ اس قانونی نقطے کو کس طرح سے اوور کم کیا جائے. تو ان کی طرف سے بھی یہی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے اس کو آگے لے جا کر صورتحال کو اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا جائے. اب رہے وہ ان 41 اراکین کا، جو 41 اراکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایفیڈیوٹس ہیں، وہ آج ہمیں جو اطلاعات موصول ہوئی کہ ان میں سے تمام کے جو ایفیڈیوٹس ہیں وہ ایفیڈیوٹس جمع کرا دیے گئے ہیں، اور اس ایفیڈیوٹ پر کس طرح سے الیکشن کمیشن جو ہے جا کے یہ فیصلہ کرے گی مخصوص نشستیں دینے کا. تو یہ معاملہ ابھی اتنا آسان نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جا کے مختصر طور پہ آپ یہ پھنسے کہنا گی. چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ یہ فی الوقت لٹک گیا ہے، لٹک کیونکہ گیا. حکومت بھی جو ہے وہ اس کے مخالف اناؤنس کیا تھا وزیر اطلاعات نے کہ اپیل دائر کی جائے گی فیصلے کے خلاف، وہ اور اپیل اب دائر ہو گئی ہے، 2 وہ ہو اپیلیں گئی دائر ہے، ہو گئی وہ ہیں، 2 اپیلیں دائر ہو نظر ثانی چکی ہیں. درخواست اور ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی دوبارہ جا سکتا ہے اور لیگل ٹیم کو یہ کہا جائے کہ جہاں پہ سپریم کورٹ کی رائے کی ضرورت ہے وہاں پر انہیں بتایا جائے اور وہ سپریم کورٹ سے رائے لیں گے. تو کیا یہ صرف وقت حاصل کرنے کے لیے ہے یا اس کیس کو لمبا کھینچنے کے لیے ہے؟ اور اتنا لمبا کھینچنے کے بعد بھی کیا کوئی امید نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کسی طرح بھی یہ نشستیں لینے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، امید صرف میری نظر میں صرف ایک ہی ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں. الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں گے تو پھر ممکن ہے جو ان کے 41 بندے ہیں وہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل شمولیت دے کر پھر اس حساب سے یہ جو ریشو ہے آئین میں دیا ہوا ریزرو سیٹس کا وہ ان کو مل جائے. لیکن اس سے پہلے کوئی مجھے راہ نظر نہیں آ رہی کہ اس راہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے الیکشن جو ریزرو سیٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کو وہ ملیں. ادھر ہی آ کے یہ معاملہ پھنس رہا ہے، اور یہاں پہ ہی آ کے ظاہر ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس قانون اور آئین کے ماہرین موجود ہیں، شخصیات موجود ہیں، تو الیکشن کمیشن کے پاس بھی موجود ہیں، اسی طرح نون لیگ کے پاس بھی موجود ہیں، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ایسے شخصیات ہیں جو آئین اور قانون پہ عبور رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں جا کے پھنسیں گی. اتنی آسان نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس فیصلے کی بنیاد پر جو ہے وہ آگے لے کے جائے گی. اب اس معاملے کو اس طرح سے اس اینگل سے بھی دیکھیں گے، جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس کے اندر ظاہر ہے ان 8 معزز جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا ہے کہ ریزرو سیٹس دے دی جائیں، ان کی ریزنز دیکھی جائیں گی کہ انہیں کون سی بنیاد پہ کون سے ریزن کی بنیاد پر انہوں نے یہ سیٹیں دینے کی بات کی ہے. تو اس میں سے بھی بہت سی ایسی پوائنٹ سامنے آ سکتی ہیں جو شاید اس فیصلے کی وجہ سے خلا پیدا کر دے، اور اس خلا کا فائدہ جو ہے الیکشن کمیشن یا پاکستان مسلم لیگ نون سمیت موجودہ حکومت کے تمام اتحادی لیں گے. ایک تو جو پلی لی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس مخصوص نشستوں والے معاملے میں بالکل بھی ایک فریق نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اس نے اس پر اپنا حق جتایا تھا. اس کے باوجود یہ فیصلہ دیا گیا، جو پرے کی گئی تھی سپریم کورٹ میں اس سے ہٹ کر یہ فیصلہ دیا گیا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسی کو مزید آگے بڑھایا جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف تو اب اس معاملے کے اوپر یہ ایک سیاست ہی کر رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی جو تھی اس وقت نہیں تھی، اور اس پہ یہ بھی سیاست کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹرول کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ہم سے پارٹی چھین لی گئی، پارٹی کا نشان چھین لیا گیا، ہمارے امیدواروں کو اس طرح سے مہم نہیں چلانے دی گئی. بھائی آپ کو سب سے زیادہ مہم سب سے زیادہ آپ نے چلائی، سوشل میڈیا پہ آپ ایکٹیو تھے، ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار موجود تھے. عمران خان صاحب کا نام جو ہے ہر امیدوار جس کو کہا گیا تھا کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف سے کہ امیدوار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ہی نام کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کر کے آگے اس معاملے کے اندر اس نے الیکشن جیتے جتنے بھی اس وقت سیٹس ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھیں تو یہ ایک فی الحال پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے. بھائی اگر آپ کو اس وقت پتا تھا، آپ اتنے اچھے قانون دان اور آئین کے ماہرین آپ کے پاس موجود ہیں، تو اس چیز کو سمجھتے کہ بھائی ہو سکتا ہے آگے جا کے ہمیں اس چیز میں ہم پھنس جائیں، تو ہم اس معاملے کو اس طرح سے جا کے دیکھ کے اور اس کا حل نکالیں، اس کا جو ہے اس کو پراپرلی اس کو فیس کر کے اس کو آگے لے جائیں. چیز کو آپ نہیں کر سکے، اس کا اندر فیلیئر آپ کا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے نا. اگر آپ کا فیلیئر ہوگا تو دوسری جو فریق ہے آپ کا وہ اس کا فائدہ لے گا. اسی طرح پھر آپ کے دوسرے فریق نے اس کا فائدہ لیا اور ریزرو سیٹس کو اپنے نام کرا گئے. تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے اور فیس سیو کر رہی ہے کہ ہم نے یہ جو غلطی کی تھی وہ ہم سے وہ غلطی ہو گئی، اب اس کو کس طرح سے لیا جائے. اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کو کسی حد تک ہم سائے آف ریلیف کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک ریلیف ضرور ملا ہے، لیکن وہ آسان نہیں ہے ان کو اس طرح سے یہ چیز حاصل کر سکنا. ایک مختصر رائے آپ کی چاہوں گا، جو موجودہ سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرف ہے اور حکمراں اتحاد میں بھی مختلف خبریں آئیں کہ شاید ان میں بھی جو تھوڑی بہت اختلافات ہیں مختلف معاملات پر. اس کے بعد آج مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی پالیسی پر گامزن نظر آئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کے بعد، اور اس حوالے سے کچھ اہم
मुलाकातें हुई भी हैं और कुछ मुतवक्को भी हैं। तो क्या कहेंगे कि क्या ये मौजूदा सिस्टम जो है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, ये चलता रहेगा, या पीपल्स पार्टी के हवाले से गुज़िश्ता चंद दिनों में जो एक राय बन गई थी कि पीपल्स पार्टी मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गई है और शायद पीटीआई के साथ उसकी कुर्बतें बढ़ने लगी हैं, तो वो कुर्बतें बढ़ेंगी या कम होंगी? देखें, इस सारे अमल के अंदर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कुलीदी किरदार अब सामने होता हुआ नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी को भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि हम इस तरह से, हमारा जो एक रोल होगा वो इस तरह से कुलीदी हो जाएगा और हम अहम होंगे। लेकिन मैं इसको कुछ इस अलग नज़र से देखता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी अब बहुत ज़्यादा फंस चुकी है इस सारे अमल, इस सारे टर्म आयल के दौरान। अब गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी चैनल के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि जी नो डाउट की सूरत हाल ख़राब है और अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एक तभी दी जाती है कि जब उनको अंदाज़ा हो कि जी अब हालात उनके कंट्रोल में नहीं हैं। अब जब कंट्रोल में हालात नहीं है तो उन्होंने भी अपने तरफ से कोशिश करनी है और उसके बाद जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को उन्होंने राज़ी करने की कोशिश की है। जैसे आज ऐवान सदर के अंदर एक इजलास हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी का वफद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफद है वो भी शामिल हुआ, और ज़रा ये भी बताते हैं कि उसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी उस मुज़ाकरात में ये कहा जाए उस इजलास के अंदर शरीक हुए हैं, और उसके अंदर ये अभी डिटेल आनी है कि उसमें होना क्या है या हुआ क्या है। लेकिन जाहिर है जब पीपल्स पार्टी ने इस मामले पर रेजिस्ट किया, ख़ास तौर पर नज़रसानी वाली दरख्वास्त फ़ाइल करने पे, तो उनके साथ मशवरा नहीं किया गया, तो उसके बाद नून लीग को समझ आई, वरना उससे पहले नून लीग जो है वो सोलो फ्लाइट खेलने जा रही थी इस मामले के अंदर। अब देखें, इस सारी सूरत हाल में ये इजलास भी अहम है, और दूसरी चीज़ अहमियत की हामिल ये है कि जो अराकीन जिनकी सीट्स मुअत्तल हुई थी वो भी इंडिविजुअल जो है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के लिए खबरें आ रही हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आप इंडिविजुअल दरख्वास्त दायर करेंगे तो आप फिर वो उम्मीदवार जो मुअत्तल रहा है वो किस तरह से आगे साबित करेगा कि वो सियासी जमात का उम्मीदवार था। तो इसमें भी यही जो है कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि जितने लोग जिन जिन सियासी जमातों के मुअत्तल हुए तो वो सियासी जमात उनका एक ग्रुप बनाकर वहाँ पे अपनी अलग एक दरख्वास्त दाखिल कर सकती है। अगर इंडिविजुअल आएंगे तो उनको सुप्रीम कोर्ट में इसका नुकसान ही होगा और फ़ायदा नहीं होगा। तो इस सूरत हाल के अंदर जो पीपल्स पार्टी है वो भी अब यही सोच रही है कि अब करना क्या चाहिए। अब वो देखेंगे कि वो किस तरह से आगे चलते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की बहुत एक अच्छी रवायत रही है कि उन्होंने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे किसी भी सियासी जमात के साथ बंद नहीं किए। इख्तलाफात होंगे, आप किसी इशू पे उनके साथ नहीं एक्सेप्ट कर रहे होंगे, लेकिन वो कभी भी अपने दरवाजे जो हैं डायलॉग के लिए कभी बंद नहीं करते। अगर सूरत हाल थोड़ी सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों से निकलती हुई नज़र आई तो इसमें कोई शक नहीं है कि हो सकता है पीपल्स पार्टी उनके साथ पीटीआई के साथ जाके मुज़ाकरात करे, जबकि पीटीआई ऑलरेडी मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात कर रही है। जब वो मुज़ाकरात उसके साथ कर सकती है तो पीपल्स पार्टी उनके लिए कोई ऐसी बड़ी परेशानी का बायस नहीं है। जबकि हमने देखा कि इमरान खान साहब के जलसों में जितना मौलाना फजल रहमान पे तनकीद की जाती थी, उससे बड़ी तनकीद उन्होंने कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को नहीं की। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का मुझे तो नज़र आ रहा है कि जैसे अगर हालात कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकले तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के मुज़ाकरात जो है वो हो सकते हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं कि मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो मैं तो हम बड़े अरसे से उनको देख रहे हैं, वो तो डायलॉग के माहिर हैं, तो वो उन डायलॉग के सूरत हाल को आगे रखते हुए चीज़ों को ले जाएंगे। और पीपल्स पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोई परेशानी हो, टर्म आयल हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो उसको संभालने की कोशिश करते हैं। तो वो संभालेंगे और अगर उनका मौका मिला तो। दो मौज़ूआत पर आज के वीलाग में हमने बात की। सबसे पहले हमने बात की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का आलामिया था और उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन जो अलामिया में दीगर चीज़ें दी गई थी उससे यूँ लगता है कि ये मामला जो है वो लटक गया जब तक एक डिटेल जजमेंट नहीं आती, और उसके सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन शायद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा जो मामला था वो सियासी सूरत हाल का था, और पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से जो खबरें आ रही थी उस हवाले से था। और उसमें भी इम्कान यही है कि अगर यही सूरत हाल रही तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान शायद कुछ कुर्बतें मज़ीद बढ़ सकती हैं, लेकिन ये किस हद तक बढ़ सकती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नए वीलाग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।